तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके क्या स्टैंड रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया में क्या रोल रहेगा, क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, जीडीपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या इंडिया में थोड़ी बहुत ग्रोथ हो सकती है, और इसी के साथ जेपीएआई में जो इंडिया की एंट्री हुई है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंट इसी चीज़ से समझी जा सकती है कि चाइना में 26 और यूके में 10% जीडीपी ग्रोथ देखी गई है। चाइना अगले 10 सालों में 1 से लेकर 10 ट्रिलियन तक पैसा कमाना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी दुनिया भर से 22,400 स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, जिनमें से यूएस और चाइना के अकेले मिलके 60% होते हैं, जबकि इंडिया में से सिर्फ 550, जो कि हार्डली 4% से भी कम है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे उन साइंटिस्ट की काबिलियत इतनी ज़्यादा है कि वो जो रिसर्च पब्लिश करते हैं वो दुनिया के टॉप 3rd में आते हैं, जबकि फर्स्ट और सेकंड पे चाइना और यूएसए आता है। चाइना और यूएसए की आगे होने की सबसे बड़ी वजह है कि वो साइंस को इंडिया की तरह ही इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन वो अपने फ्रेमवर्क, आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसीलिए वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंट आप इसी चीज़ से समझ सकते हो कि 2035 तक हमारी 2% से भी ज़्यादा की जीडीपी सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आएगी, और ये मेन है G20 समिट की कंट्रीज़ का एनालिसिस है। इसी के चलते नीति आयोग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया में संभालती है, उन्होंने गवर्नमेंट से 7,500 करोड़ की मांग की 3 साल के लिए, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क डेवलप कर सके, ताकि नए नए लोग आईआईटी, एनआईटीज़ और अदर जगह से, इंस्टीट्यूट से यहाँ पे आ सके। मैं ये जानता हूँ कि इंडिया बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, स्लो रेस में भागा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, लेकिन इंडिया अभी भी फास्ट मूवर ज़रूर है। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि इसके आते ही हमारे इंडिया में क्या होगा, स्मार्ट सिटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, पोल्यूशन कम होगा, और रिस्क जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं ना उसके एनालिसिस भी अच्छे से होगा। जेपीएआई ग्रुप की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब देखो, यूएस, चाइना जैसी कंट्रीज़ है ना, अपने एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो डाल सकती है, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा पैसा है। लेकिन इंडिया की तरह भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, जापान, रशिया, जहाँ पे पैसा नहीं है लेकिन वो कोलैबोरेशन कर सकती है। इसीलिए जेपीएआई जैसे ग्रुप्स बने हैं, ताकि वो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी रिसर्च एक दूसरे के साथ शेयर करें। यहाँ पे सिर्फ मुझे ये एक चीज़ अच्छी लगी कि इस पेंडेमिक में भी यहाँ पे, जहाँ पे चाइना एक तरफ से, दूसरी तरफ से पाकिस्तान पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ से स्लो डाउन भी आया है, चौथी तरफ से ग्लोबल क्राइसिस है, पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। इसके बीच में भी एक शेर जो कि घायल है, लेकिन फिर भी वो अपनी एक्चुअल वर्थ, वो धारना नहीं भूला है। वो भूला नहीं है कि उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, वो क्या कर सकता है। और इस पेंडेमिक में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट इंडिया ने की है। मतलब ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जेपीएआई की वजह से ना जो चीज़ें थ्योरेटिकली अभी बताई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी। टेक्नोलॉजी शेयरिंग की वजह से इवोल्यूशंस होंगे, बहुत सारी नई चीज़ें ईजाद होंगी, बहुत सारे नए रूल्स लगेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होना चाहिए, क्या वो इंसानों के लिए खतरा बनेगी, क्या नहीं बनेगी, इंटेलिजेंस ने क्या फॉलो करना चाहिए, क्या वो इंसानों का हार्म करनी चाहिए या फिर नहीं, क्या उन्हें वॉर में ऐड करना चाहिए या फिर नहीं, ऐसी कई चीज़ें। और उसी के साथ इंडिया को एक ग्लोबल कवरेज मिल रही है जेपीएआई की वजह से, ताकि इंडिया ग्लोबली भी एक सुपर पावर की तरह बाहर आ सकती है। जैसे आज यूएसए है, जैसे चाइना है, जैसे रशिया है, जैसे जापान है, वैसे ही इंडिया भी है, लेकिन उसकी पावर उतनी ज़्यादा ग्लोबली नहीं दिखती, जो कि अब ऐसे नए मेंबर्स के साथ जुड़ने के बाद पावर दिखती है। मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है जेपीएआई की।